ऑलराइट, अब रविंदर शेरों। रविंदर थोड़ा आगे बताइए। कोई बार बार पूछ रहा हूं मैं, सब लोग जाहिर है यही कह सकते हैं भैया जो जमीन पे रहेगा, जो अच्छा चुनाव लड़ेगा वही जीत, कोई हरा सकता है मोदी को। आपको अगले 3 4 5 चुनाव में कहीं लग रहा है कि बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम है, बंगाल है, यूपी है? जी नमस्कार मानक भाई। एक तो मुझे ये रोहिणी आचार्य का जो आज का बयान था मुझे बड़ा व्यक्तिगत तौर पर दुखी करने वाला लगा कि किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार अगर सच में किया गया है तो वो गलत है, वो मजम्मत के लायक है। और राजनीति में देखिए हार जीत तो चलती रहती है। लालू परिवार कोई नया राजनीति में नहीं है, ये लोग तो अपने खून में पॉलिटिक्स लेके पैदा हुए हैं। तो अगर एक हार से ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए तो, और उस पर महिलाओं के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ है तो वो निंदनीय है। मुझे तो वो व्यक्तिगत तौर पर पसंद नहीं आया अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है तो। और इसको सार्वजनिक, वैसे तो पारिवारिक मामला है लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक बयान दे दिया है, इसलिए, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं था इस पर चर्चा करने का। तो उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है तो ये अगर हुआ है, देखिए हार जीत तो देश में कोई नहीं है ऐसा जो हारा ना हो, और कोई ऐसा नहीं हो, ये ऐसा नहीं है कि जीत भी ना पाएंगे, हो सकता है कभी जीत जाएं। लेकिन ये घटनाएं जो होती हैं ये तमाम जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट बन जाती हैं परिवार के ऊपर, और इन से बचना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में महिलाएं जो हैं वो कितनी बड़ी शक्ति बन रही हैं, कितनी पावरफुल हुई हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और ये तो रोहिणी आचार्य जो है, ये तो मुझे लगता है सर करोड़ों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी आइडियल है। रोल मॉडल पिता की जिंदगी बचाई है। सही है। हम लोग अगर ढूंढेंगे तो हमारे को समाज में बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे इस तरह के, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया हो, और इतनी कम उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी, उस उम्र में इतना बड़ा त्याग करना, मुझे लगता है ये हुआ है तो इनको इसकी मजम्मत होनी चाहिए अगर ये सारी बातें सही हैं तो। बाकी तो मामला पारिवारिक है, परिवार अपने हिसाब से सुलटेगा। अब देखिए मानक भाई, अभी एक और बस मैं बात कह दूं फिर आपका जवाब दूं। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको बीच में रोका गया था। अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर पाया जो गूगल पे, वो है 2 स्कीम्स मेरे याद आई। एक तो रायतु बंधु स्कीम थी तेलंगाना सरकार की, जब केटीआर की सरकार थी, केसीआर की, उसको रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि ये अब पैसा इसका रिलीज नहीं होगा जब तक कि चुनाव ना हो। एक दूसरा, इसी 2024 रविंदर, शायद वो तभी लॉन्च ही हुई थी, शायद वो नहीं सर 2018 में लॉन्च हुई थी, 2023 में चुनाव हुआ था। शायद उसके पैसे बढ़ाए गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद उसमें कुछ बदलाव हुआ था, उस बदलाव को रोका गया था। 2018 में लॉन्च हुई थी, 23 में ये रोक दिया गया था, और इतनी दिन के लिए रोका गया था कि चुनाव खत्म हो, उसके बाद कंटिन्यू कर सकती है। और 6 डीबीटी की स्कीम्स थी जब वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उनको भी, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होता है 2024 में, तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, उनको भी रोक दिया गया था कि पैसा ट्रांसफर नहीं होगा केवल उस टर्म तक जब तक कि चुनाव ना हो। ये मैं अभी थोड़ी रिसर्च कर पाया, हो सकता है हम लोग लाइव हैं तो टीम अगर रिसर्च करके हमको भी दुरुस्त कर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस तरह की हम लोगों के, तमिलनाडु के भी 2 मामले ऐसे हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जब, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन लेने की ताकत केवल चुनाव आयोग के पास है, इसमें कोई और व्यक्ति इसमें कोई और डिसीजन ले नहीं सकता। लेकिन और जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन रविंदर, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी जो नहीं भी रोकी गई, और ऐसा नहीं है वो सिर्फ बीजेपी की थी। मानक भाई, रूलिंग पार्टी वहां पर बीजेपी थी। एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक स्कीम नहीं है, ढेरों स्कीम्स है जो नहीं रोकी जाती हैं, लेकिन स्कीम्स रोकी भी जाती हैं जब और रोकने का कारण क्या है? इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज ये बात कहता है कि क्योंकि पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है चुनाव के इतना नजदीक, तो संभावना है कि ये पैसा ट्रांसफर करने से वोटर इन्फ्लुएंस हो, इसलिए हम इस स्कीम को रोक रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बोला है, अपने अखबारों में छपा हुआ है जो मैं रिसर्च कर पाया। तो ये स्कीम्स को रोका जाता है इस वजह से कि वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए। आज हम लोग जिस फ्री बी की बात कर रहे हैं, फ्री बीज देखिए मानक भाई कोई नई चीज नहीं है, इस देश में बहुत समय से चल रही है। अगर पहली फ्री बी की बात करें तो शायद जो बच्चों को भोजन की थी वो लगाइए आप फ्री बीज की स्कीम, तो वहां से शुरू करते हैं हम लोग। और चलिए, लेकिन अगर मैं सबसे बड़ी राजनीतिक बात भोजन तो देखिए, बच्चों को भोजन तो फ्री बीज में मत गिनिए आप, वो तो चलिए मत गिनिए, पर मैं बता रहा हूं फ्री बीज तो मुझे जहां तक हमारी जानकारी, देखिए हम तो इस पर सैकड़ों डिबेट कर चुके, हजारों डिबेट कर चुके, जहां तक हमें लगता है वो साउथ में वो साड़ी, टीवी और वो तो बहुत तमाम चीजें जो फ्री देने की शुरुआत हुई, वो फ्री नहीं है। मैं तो सर मानक भाई, सबसे पहले तो चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन शुरू करी, पहली फ्री बी स्कीम तो वो थी। सबसे पहले 100 रुपए की पेंशन 1987 में शुरू की। पेंशन को भी देखिए, मुझे नहीं लगता, रविंदर मुझे नहीं लगता पेंशन को भी फ्री बीज कहना चाहिए। कॉन्सेप्ट को और फ्री बीज को थोड़ा अलग अलग रखना चाहिए। पेंशन नहीं, देखिए बच्चों का खाना, पेंशन, मुझे नहीं लगता इसको फ्री बीज कहना चाहिए। भाई एक बात बताइए, बुजुर्गों की जो पेंशन की स्कीम थी, आज वो स्कीम कितनी बड़ी बन गई है, आज उसको हर जगह पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
अगर वो फ्रीबी की स्कीम नहीं होगी तो ठीक है, आप नहीं मानिए उसको फ्रीबी की स्कीम, लेकिन लॉन्चिंग जो की गई थी उसका तो लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई थी ना, कि भाई इसका कोई बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। और वो हर रैली में, हर कार्यक्रमों में बोलते थे चौधरी देवीलाल कि मैं आऊंगा तो स्कीम आपके लिए लेके आऊंगा और आपको पेंशन मिलेगी। वो पेंशन जो है बढ़ती चली गई, आज हरियाणा में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है, 3500 के आसपास पहुंच गई है, इतनी कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो ये थी कि वो स्कीम लागू करने के बाद चौधरी देवीलाल 2 चुनाव हारे। वो लगातार चुनाव हारे, वो चुनाव नहीं जीते, 10 साल तक चुनाव उनको हारना पड़ा, तब जाकर के वो कहीं चुनाव जीते। फ्रीबीज से दिक्कत नहीं है, वेलफेयर स्कीम्स देश को चलानी पड़ेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह का मुल्क हमारा है, जैसी सोसाइटी है और जैसी गरीबी का हम लोग देख रहे हैं, उसमें फ्रीबी स्कीम को तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है मानक भाई, जब चुनाव के ऐन नजदीक वो समस्या आए, जब वो पैसा आप उस दिन ट्रांसफर करें, जैसे सतीश जी ने कहा कि वोटिंग डालने के लिए आप जा रहे हैं, और तब अगर वो पैसा आएगा, मसला तो वो है, मसला फ्रीबी से ज्यादा उसका रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन का है, और वहां पर चुनाव आयोग की जरूरत है। राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको तो चुनाव जीतना है, और वो उसको जो सबसे सूटेबल समय लगेगा उस वक्त पे वो पैसा देगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग जो कि एक रेगुलेटर है, वो रेगुलेटर जब अपना काम नहीं करेगा तब सबसे ज्यादा सवाल खड़े होंगे। इससे बड़ा बहुमत या इतना ही बहुमत 2010 में भी आया था इसी बिहार में, किसने सवाल नहीं खड़े करे। इस बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस बार लोग क्यों कर रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं हो रहा? वो इसीलिए नहीं हो रहा ना कि जो रेगुलेटर है, जिसकी जिम्मेदारी थी निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो कहीं ना कहीं डॉक्स में लग रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सवाल खड़े हुए चुनाव के दौरान, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये स्कीम लेके आए, कोई जवाब नहीं मिला। अनंत सिंह ने जो किया उसके ऊपर देखिए, लल्लन सिंह ने जो बयान दिया वो देखिए, ढेरों ऐसी चीजें हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया देखिए, इसी चैनल की मैं बता रहा हूं, राजीव रंजन की रिपोर्ट की बताता हूं, उनके सामने महिलाएं खड़ी थी, वो कह रही थी हमारा वोट कट गया, हम लोग वापस जा रहे हैं। मानक भाई, आपने जरूर देखा होगा, उनका क्या होगा वो इसका मतलब तो प्रक्रिया में गड़बड़ थी। ढेरों लोग हैं जो नहीं आ पाए होंगे, और ढेरों लोग ऐसे भी मानक भाई जहां तक हमारा कैमरा नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर इतनी भी वीडियोस हम लोगों को मिल रही हैं कि कुछ लोग हैं, और देखिए इतना वोट कटने पर कोई आंदोलन करेगा, मुझे लगता नहीं इसकी तो संभावना इस देश में अभी है कि भाई वो लोग खड़े हो जाएंगे और 20-30 हजार लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। नहीं, आंदोलन की बात नहीं थी। वही कम से कम जाकर कहीं तो कुछ कहेंगे ना, कहीं तो शायद कोई वीडियो बनाए, कोई वीडियो बना, आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, कोई वीडियो बना देगा, कोई शिकायत कर देगा। आजकल तो बीएलए नहीं भी हैं तो भी ये तो वर्ड ऑफ माउथ, आपको पता है ना, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने, वो फैली जाती है, बात कहां रुकती है किसी का वोट कट जाए तो। मैं बता रहा हूं, तो वो हमारे वीडियो को झुटला दे कि हम न्यूज़ 24 पर देखा कुछ हुए होंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक भी केस नहीं हुआ है, कुछ हुए होंगे, इसमें कोई शक है वो। और दूसरी बात, बीएलए और बीएलओ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना अच्छा प्रबंधन बीजेपी का या एनडीए गठबंधन का है, उतना देश भर में कहीं नहीं है, या बहुत कम लोगों का होगा। लेकिन यही तो फिर बात आती है ना मानक भाई रेगुलेटर की, कि एक व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है तो वो क्या करे? उसके पास कहां से बीएलए आएंगे? वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब तो साधन संपन्न जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, केवल उन्हीं के लिए चुनाव रह गया क्या? अगर कोई छोटा व्यक्ति है या छोटी पॉलिटिकल, आज अगर जन स्वराज की बात करें, हम लोग नई पार्टी है, उसके पास हम लोग उम्मीद कर सकते हैं हर जगह बीएलए होगा, उनके पास नहीं हो सकता। लेकिन भागीदारी तो उनकी भी है ना इस संविधान में, इस इलेक्शन के प्रोसेस में उनकी भागीदारी को भी हम लोग बराबरी से सुनिश्चित करें। यही तो चुनाव आयोग का काम है। बड़ी पार्टियां तो जीती जाएंगी, उनके पास तो साधन है। आज बीजेपी के पास हैं, एक दौर में कांग्रेस के पास थे, दोबारा फिर किसी पार्टी के पास आएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम बड़ी पार्टी को फैसिलिटेट करने से ज्यादा छोटी पार्टी की मदद करना है, उस व्यक्ति की मदद करना है जो इस इलेक्शन के प्रोसेस में भागीदार होना चाहता है, चाहे वोटर के तौर पर होना चाहे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहे। उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वो इतनी छोटी आवाज है या इतनी कमजोर आवाज है कि वो हमारे जहन में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। तो उसको हम लोग कैसे एम्पावर करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और यहां पर चुनाव आयोग का फेयर पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, रविंदर ने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूं। अगर एक भी नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, और चुनाव आयोग को और कोशिश करनी चाहिए, और सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि उस आदमी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं, उसे वो अधिकार मिले। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आने के लिए। मैं तो पंडित ही कहूंगा, सतीश जी नाराज हो या ना हो। पॉलिटिकल पंडित्स के साथ आपको यह शो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।